Assalamu alaikum. We are going to study the chapter number 12 of your book Robbins, which is the RBC's disorders, actually the hematopoietic and lymphoid systems. इसमें से रेड सेल डिसऑर्डर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पैथोमा जो है ना, उसमें ब्लड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा सीक्वेंस लिखा हुआ है, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छा, मतलब हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट उससे कवर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैथोमा में, फॉर एग्जांपल आपके पास पैथोजेनेसिस आ जाती है, आपसे वो पूछ लेते हैं कि राइट द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस एनीमिया, तो उसमें पैथोमा में इतना मतलब डिटेल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो रॉबिन्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए पढ़नी पड़ती है। अदरवाइज़ आपको मैं इंशाल्लाह पैथोमा से भी पढ़ाऊँगी ब्लड को, और वी विल कवर दैट सून इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ से हम प्रायोरिटी टॉपिक ज़रूर करेंगे रॉबिन्स से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो प्रायोरिटी टॉपिक है फ्रॉम द रॉबिन्स, दैट इज़ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उससे पहले जो आपके रेड सेल डिसऑर्डर्स की सबसे मेन पॉइंट चीज़ होती है जो कि आपको आनी चाहिए एज अ डॉक्टर और लैब के लिए, लैब एनालिसिस के लिए, दैट इज़ द रेड सेल इंडिसेस, ठीक है। आरबीसीज़ के जो इंडिसेस होते हैं, इंडिसेस, ये आपको जो है वो यूक्यू आता होता है कि राइट द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ द आरबीसीज़ इंडिसेस, वो आपने सारी लिखनी होती हैं। आपके पास जो रॉबिन्स में उसका टेबल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो है क्या, वो चीज़ें हैं क्या कि जिनकी हम नॉर्मल वैल्यूज़ लिख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द MCV, एज यू कैन सी इन दिस, कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि M इज़ एक्चुअली द मीन, C इज़ एक्चुअली द कॉर्पस्कुलर एंड V इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम। इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना कि ये इसकी डेफिनेशन को रट्टा मार लिया, आप इसकी खुद देखें कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। दीज आर योर आरबीसीज़, कितने प्यारे हैं ना आरबीसीज़, बाय कनकेव होते हैं, मतलब यहाँ से भी कनकेव होंगे, पीछे से भी कनकेव होंगे, और कितने रेडिश हैं, ठीक है, कितने प्यारे प्यारे रेड कलर के हैं। क्यों है रेड? हीमोग्लोबिन है ना इनके अंदर, इसलिए रेड है, ठीक है। ये देखिए हमारी आरबीसीज़ के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किसके साथ रहती है? ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है अपने साथ, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रही है। तो अब देखिए, अब आपको समझ आनी चाहिए एक्चुअली कॉर्पस्कुलर इज़ फॉर द सेल, इसको आप कहते हो मीन सेल वॉल्यूम भी कहते हो, आप इसको मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी कहते हो, मीन सेल वॉल्यूम भी कहते हो। अब कौन से सेल की बात की जा रही है? आरबीसीज़ की बात की जा रही है। आरबीसी इज़ योर सेल, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसकी बात की जा रही है कि एवरेज वॉल्यूम पर रेड सेल, एक जो आपका रेड सेल है उसमें कितना वॉल्यूम है, उसको आप कहते हो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या मीन सेल वॉल्यूम। और इसको आप मेजर करते हो इन द फेम्टोलीटर, ठीक है। जितना आरबीसी का वॉल्यूम होगा वो उतना बड़ा या उसका साइज़ उतना बड़ा या छोटा होगा। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम होगा तो वो छोटा सा होगा, अगर उससे ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो उससे बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू हैव द बैलून एंड यू आर गोइंग टू फिल द एयर इन इट, तो जितनी ज़्यादा एयर होगी वो उतना ज़्यादा होगा, उसके अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वो उतना ज़्यादा बैलून जो है वो बड़ा होता जाएगा। इसी तरह हमारे आरबीसीज़ हैं, इनके अंदर जितना उनका वॉल्यूम होगा ना, एक आरबीसी एवरेज वॉल्यूम पर रेड सेल, उसको हम फेम्टोलीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब देखते हैं होता, ये देखें यहाँ पे क्या है, ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है, इतना होना चाहिए, नॉर्मल है, ठीक है, साइज़ इसका नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल साइज़ है? क्योंकि इसमें 80 फेम्टोलीटर टू 100 फेम्टोलीटर है, कि एक आरबीसी के अंदर जो एवरेज वॉल्यूम है दैट इज़ मेजर्ड इन फेम्टोलीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेम्टोलीटर में इसको हम मेजर करते हैं, अगर तो बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम है दैट इज़ 80 फेम्टोलीटर टू 100 फेम्टोलीटर, ठीक है। तो इसको आप कह देते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है 81 टू 97, ठीक है, इन द वुमेन एज वेल एज मैन, ठीक है। 81 टू 97 तो राउंड अबाउट हो जाता है, 81 टू 97। तो 80 टू 100 अगर हम कहते हैं तो वो नॉर्मोसेटिक होगा, अगर उससे कम वॉल्यूम हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो उसको हम कह देंगे माइक्रोसेटिक, कि हमारा जो आरबीसी है वो छोटा सा रह गया, ठीक है। और मैक्रोसेटिक क्या होता है कि जो हमारा जो है ना वो बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, अब वो बड़ा हो गया आरबीसी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मैक्रोस्टेटिक, मैक्रोसाइट्स, बड़े बड़े आरबीसीज हो गए क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। यू हैव टू नो व्हाट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और मीन सेल वॉल्यूम एंड व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यूज़, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज़ द मीन MCH. It is not mother child health care. Okay, it is not mother child health care. It is actually mean corpuscular hemoglobin.
अब इससे आपको क्या समझ आ रही है? अगेन कॉर्पस्कुलर इज़ योर आरबीसी सेल, ठीक है, और उसमें कितना हीमोग्लोबिन है वो एक्चुअली यहाँ पे होगा मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मीन्स एवरेज मास ऑफ द हीमोग्लोबिन पर रेड सेल, कि एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है उसको हम कहते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन। और इसको हम किस में मेजर कर रहे होते हैं? पिकोग्राम्स में, ठीक है। हमने इससे पहले जो MCV पे रहा था उसको हम किस में मेजर करते हैं? फैम्टो में, फैम्टो लीटर्स में। इसको किस में मेजर करेंगे? पिको लीटर में नहीं, पिकोग्राम्स में, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो ये वही वाला आरबीसी है ना, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और इसमें हम देखेंगे कि मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है उसको हम कहते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन, और इसको हम पिकोग्राम्स में मेजर कर लेते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो भी आपको आनी चाहिए कि मेल्स के अंदर कितना होता है और फीमेल्स के अंदर कितना होता है, सेम होता है, ठीक है। 28 to 34, क्या 28 to 34, साथ में आपने उसका यूनिट लगाना है, दैट इज़ द पिकोग्राम्स, ठीक है। तो मेल्स एंड फीमेल के अंदर जो एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 28 to 34 पिकोग्राम्स, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अपने मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब वो जो था वो मीन सेल हीमोग्लोबिन था, अब इसके आगे जस्ट इन्होंने एक सी लगा दिया है और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि वॉल्यूम, एक हम गिवन वॉल्यूम ले लेते हैं आरबीसीज़ का। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्लड, आप ये समझ लें कि दिस इज़ अ वॉल्यूम 100 ml, फॉर एग्जांपल 100 ml आपका ब्लड है, आरबीसीज़ हैं उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज़ है, रेड सेल्स हैं। अब आपने उसमें देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। मीन सेल हीमोग्लोबिन में हमने जस्ट एक आरबीसी के अंदर देखा था कितना हीमोग्लोबिन है। इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें पैक ऑफ रेड सेल्स लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आरबीसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम उसको यूनिट में मेजर कर लेते हैं कि 100 ml ऑफ पैक्ड आरबीसीज हैं आपके पास, तो जी आपने बताना है कि उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन है, ठीक है। तो इसको जो आप यूनिट देते हो दैट इज़ समवट डिफरेंट, और वो क्या है? ग्राम्स पर डेसीलीटर, के इतने डेसीलीटर्स में, ठीक है, या 100 ml ऑफ आरबीसीज़ में कितना हमारे पास जो है ना मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। तो वो आपने नॉर्मल याद रखनी है कि दैट इज़ 30, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो रेंज लिखी हुई है वो आपने याद कर लेनी है रॉबिन्स की, दैट इज़ 33 to 35 इन फीमेल्स एज वेल एज इन मेल्स, ठीक है। तो एज अ होल अगर हम देखें तो MCH भी तो 30 होता है, 30 पिकोग्राम्स। और अगर हम मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखें तो वो भी मीन जो आपका आता है ना दैट इज़ 30 ग्राम्स पर डेसीलीटर, लेकिन उनकी थोड़ी सी रेंजेस डिफर कर रही हैं कि वो 28 to 34 था और ये थोड़ा सा 33 to 35 थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये आपकी 3 इंडेसेस होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है हमारे पास ये प्यारा सा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। विड्थ से आप क्या करते हो? विड्थ विड्थ क्या कहते हो आप? कि किसी चीज़ की आप मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मीन्स दैट कि आपके पास एक रेड सेल वॉल्यूम है और आपने उसका जो है वो देखना है कि साइज़ एंड शेप ऑफ आरबीसीज़ क्या है, दैट इज़ एक्चुअली द रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं उनका शेप और साइज़ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग के आप अपनी मेजरमेंट्स लेते हो, लेंथ लेते हो, विड्थ लेते हो, मैं कितनी मोटी हूँ कितनी पतली हूँ, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह हम आरबीसीज़ की शेप एंड साइज़ को मेजर करने के लिए रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ लेते हैं, जो कि आपके पास इस तरह से जो है वो होती है 7.5 माइक्रोमीटर इसकी इस तरह से होती है, टू ठीक है, 7.7 into 2। अब जो नॉर्मल हमारे पास इसकी होती है ना मैन एंड वुमेन में रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, दैट इज़ 11.5 to 14.8, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है कि 11.5 to 14.8। देन इज़ एक्चुअली द आरबीसी काउंट, ठीक है, कि किसी बंदे के अंदर कितने आरबीसीज हैं। सिंपल सी बात है, ये तो आपको खुद भी आना चाहिए, मतलब इसके नाम से तो इजीली क्लियर हो रहा है, रेड सेल काउंट, ठीक है। कि रेड सेल काउंट इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट एक्चुअली
tells you to find out the number of RBCs your body has, कि आपकी बॉडी में कितने RBCs हैं। अब जितने RBCs होंगे वो आपको बताएगा कि वो ऑक्सीजन कितना कैरी कर रही है। जितने RBCs होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी जो है नॉर्मली आपकी बॉडी को मिल रही होगी, जितने RBCs कम होंगे उतनी ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास होती है RBCs काउंट, ठीक है। अब इसमें बताएं कि किस में RBCs काउंट कम हुए हुए हैं। इसमें आपको ज़्यादा से RBCs नज़र आ रहे हैं और इसमें आपको RBCs कम नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि ये वाला जो दूसरा बंदा है ना, इसके अंदर RBCs कम हुए हुए हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास होता है ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़, इसको हम मेजर करते हैं। अब जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ थी ना, उसका कोई यूनिट नहीं था, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इंटू 10⁻6 जितना काउंट होगा ना, वो हम 10⁻6 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो काउंट जो है वो हम लेते हैं पर माइक्रोलीटर, ठीक है, पर माइक्रोलीटर। ये इसका जो है वो यूनिट होता है कि जितना हमारे पास RBC काउंट है उसको हमने ना पर माइक्रोलीटर, मतलब माइक्रोलीटर जो आपके पास फ्लूइड है उसमें RBCs कितने हैं, ठीक है। सो फीमेल्स और मेल्स में ये थोड़ा सा वेरी करता है, और मेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है। वो अपनी बुक से आपने याद कर लेना है कि फ़ीमेल्स में जो है 3.825 होता है, जबकि हमारी जो मेल्स होते हैं उनमें 5.6 तक जा रहा होता है। 4.2 से लेके 5.6 तक जा रहा होता है, ठीक है। 5 से आगे 6 काउंट्स बढ़ा लें और 3.8 से आगे 4 काउंट्स बढ़ा लें, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा रेड सेल काउंट। फिर आता है हेमाटोक्रिट। इसका तो आपको पता होगा, ये जब आप अपना किसी का ब्लड सैंपल लेते हो उसके बाद आप जो है इसको इस तरह से रखते हो टेस्ट ट्यूब में, तो आपको पता है RBCs आपके नीचे सेटल कर जाते हैं, WBCs और प्लेटलेट्स उससे ऊपर एक लेयर बना लेते हैं अपनी, और प्लाज्मा हमारा सबसे ऊपर जो है ना टॉप पे आ जाता है, ठीक है। अब हेमाटोक्रिट क्या है, हेमाटोक्रिट इज़ एक्चुअली दिस RBCs, रेड ब्लड सेल्स। हेमाटोक्रिट इज़ एक्चुअली दिस, ठीक है। और ये हमारे पास परसेंट मेजर होता है, परसेंटेजेस में आपको नज़र आ रहा है ना, परसेंट 41% हमारी बॉडी में RBCs हैं, 4% WBCs प्लेटलेट्स हैं, 55% जो है वो हमारे पास प्लाज्मा है। तो हेमाटोक्रिट हमारे पास क्या होगा, देखें जब हमारी बॉडी में पॉलीसाइथीमिया हुआ होगा, मीन्स दैट बहुत ज़्यादा RBCs परसेंटेजेस हुई होगी एज़ कम्पेयर टू आर प्लाज्मा एंड द WBCs, तो पॉलीसाइथीमिया में हेमाटोक्रिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एनीमिया में क्या हो जाएगा, हमारा हमारा जो हेमाटोक्रिट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है। अब मेल्स और फीमेल्स में उसी तरह ये परसेंटेजेस डिफ़र कर रही होती हैं, मेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है, ठीक है। फीमेल्स में कितना होता है 35 to 44 होता है, जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें कितना होता है 38 to 48 होता है। ये यूनिट्स, ये आपको बस यूनिट्स आना चाहिए और इसकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो आपने खुद ही याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन लेवल्स तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। एक तो हमने पढ़ लिया ना कि एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है, और एक मैंने बता दिया कि आपका 100 ml ऑफ़ RBCs फॉर एग्जांपल है, उसमें आप ग्राम पर डेसीलीटर कितने हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन का अपना जो लेवल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का ग्राम पर डेसीलीटर अपना लेवल, ठीक है, वो कितना होता है कि वुमेन के अंदर जो है वो हमारे पास होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 to 15 फीमेल्स में होता है, ठीक है, और मेल्स में जो है ना 13 to 16, ऐसे याद रख लें, ठीक है। 13 to 16 जो है वो मेल्स में होता है, 13.2 to 16.6 आपकी बुक में लिखा हुआ है, और 12 से अगर कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा और पेशेंट विल लीड टू एनीमिया, ठीक है। अब एक बात कि आप इस तरह से ब्लड सैंपल लेते हो, आपको पता होगा टॉर्निकेट अप्लाई करते हो, ब्लड सैंपल लेते हो, उसके बाद आप अपनी स्लाइड प्रिपेयर करते हो जस्ट लाइक दिस, आपने की भी होगी। ब्लड स्मेयर लेते हो, उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हो, ये सारी चीज़ें आप इंडेक्सेस जो है नोट करते हो, कितने पेशेंट के अंदर RBCs हैं और एट्सेट्रा, ठीक है, किस तरह के RBCs आपको नज़र आ रहे हैं, और ये सारा आप जो है वो स्लाइड प्रिपेयर करके देखते हो। लास्टली मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक बताऊँ, ये आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। वो क्या है कि स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ से देख लेते हैं। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हमारे पास होता है इस तरह से कि इट कंसिस्ट ऑफ हीम एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोबिन, ठीक है। अब हीम जो होता है ना, उसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। और ग्लोबिन क्या होती है, ये सिंपली आपकी प्रोटीन होती है जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब हीम के अंदर आयरन होती है, हीम के अंदर प्रोटोपोरफायरिन होती है, और ग्लोबिन जो होती है वो आपकी सिंपल अमाइनो एसिड से बनी होती है, प्रोटीन, ठीक है। अब किसी के अंदर जो है ना आयरन की कमी हो जाएगी ना, आयरन की कमी हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। किसी के अंदर जो है वो प्रोटोपोरफायरिन की कमी हो जाएगी ना, तो उसको हम स्टडी करेंगे अंडर द सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है।
सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। और अगर किसी को जो है ना एक और भी होता है कि जिसमें जो है ना क्रोनिक डिजीज़ के जो लोग होते हैं उनके अंदर जो एनीमिया हो जाता है उसका। ग्लोबिन की जिसके अंदर प्रॉब्लम आएगी ना वो थैलासीमिया होगा, थैलासीमिया, ठीक है। तो अब ये जो 4 चीज़ें हो गई हमारे पास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया, जिनमें हमारे पास या तो आयरन की कमी हो रही है या प्रोटोपोरफायरिन की या हमारे जो है ग्लोबिन की खराबी आ रही है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है। या तो आयरन नहीं है, प्रोटोपोरफायरिन या ग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन हमारा ख़राब हो जाता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है तो हमारे आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जब हमारी आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं आता है तो ऑक्सीजन कौन कैरी करे यार, ऑक्सीजन कैरी करने वाला कोई चीज़ नहीं है ना। तो ये फिर प्रॉब्लम आती है, फिर पेशेंट्स को एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया इज़ एक्चुअली व्हाट, एनीमिया इज़ एक्चुअली व्हेन योर हीमोग्लोबिन लेवल इज़ नॉट इन द नॉर्मल रेंज, ठीक है, जो मैंने आपको रेंजेस बताएंगे मैन एंड वुमेन में। एंड दिस इज़ बिकॉज इधर द हीम पोर्शन इज़ नॉट इफेक्टिवली प्रोड्यूस्ड और द ग्लोबिन चेन में कोई मसला आ रहा है। तो अब ये जो चारों चीज़ें होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया, ये सारी हमारी होती हैं माइक्रोसाइटिक एनीमियाज, ठीक है। जिसमें जो हमने पढ़े ना MCV, मेन सेल वॉल्यूम, उसमें हमने पढ़ा था कि नॉर्मोसिटिक हो सकता है, माइक्रोसिटिक हो सकता है, मैक्रोसिटिक हो सकता है। उसमें जो माइक्रोसिटिक की कैटेगरी होती है जिसमें 80 हमारे पास 80 फेमटोलीटर से कम हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज, ठीक है, उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास जो है ना माइक्रोसिटिक एनीमियाज में ये चारों एनीमियाज आते हैं। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन जो आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।